गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई एम अमी फ्रॉम अंतर्ध्वनि। अंतर्ध्वनि एक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सपोर्ट ग्रुप है जिसमें डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्रॉस गुजरात के। और आज हमारे साथ डॉक्टर नमीशा पटेल जो वडोदरा से है और डॉक्टर मनीष बावलिया जो राजकोट से जुड़े हुए हैं। वो आज हम लोग को डिटेल माहिती इम्यूनिटी और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताएंगे। नमीशा मैम। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नमीशा पटेल हूँ। मैं और मेरे साथी डॉक्टर मनीष बावलिया आज आपसे बात करेंगे इम्यूनिटी एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। इम्यूनिटी को हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, और इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज बात करना, क्योंकि हम कोविड-19 के महामारी में जी रहे हैं और इससे आपको क्या तकलीफ हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। आपके सब प्रश्न के उत्तर हम देंगे और देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हम अंतर्ध्वनि के आभारी हैं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आप मरीजों के लिए और सामान्य जनता के लिए आयोजित किया है वेबिनार जूम मीटिंग के जरिए। आज महीनों से हम सब कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी में जी रहे हैं। सब चिंतित है इसमें और सबको लग रहा है कि मुझे होगा कि नहीं। इसमें जो मरीज हैं कोई भी रोग लेके, उनको ज्यादा चिंता है कि हमको एक और बीमारी हो जाएगी और इससे हमें क्या तकलीफ हो सकती है, हमारी दवाइयां बंद करनी चाहिए या चालू रखनी चाहिए। ये सब प्रश्नों के लिए ही हम आज हाजिर हैं। ये जो जिंदगी में हमारी सबकी जिंदगी में बदलाव आया है, इसके साथ हम जी रहे हैं। हर इंसान चिंतित है, मुझे भी चिंता है कि मुझे हो सकती है कि नहीं। ये किसी को भी हो सकती है, मगर सबसे ज्यादा बड़े लोगों को, 70 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, क्रोनिक लंग डिजीज इत्यादि जो बीमारियां हैं, उनको ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। इसमें हमको क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो यहाँ के जो मरीज आज हाजिर हैं वो सबको है, क्योंकि अंतर्ध्वनि इसी के लिए है कि जो एंकिलोजिंग के मरीजों के लिए। तो ये जो आप दवाइयाँ लेते हैं उससे आपको क्या तकलीफ हो सकती है? दवाई बंद कर दे? नहीं, दवाई मत बंद कीजिए। आपकी दवाइयाँ 3 तरह की है। एक तो जो दर्द कम करने के लिए है, जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें ब्रूफेन, नेप्रोसिन, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, इंडोमिथासिन, इटोरिकॉक्सिब जैसी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं आपका दर्द और अकड़न कम करने के लिए। ये दवाइयाँ आपको चालू रखनी है। इस तरह से चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप उसकी जो डोजिंग है वो कम कर सकते हैं। अगर आपको कोविड-19 की बीमारी नहीं है तो इसमें कोई भी तरह की चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप चालू रखिए। अगर आपको कोविड-19 के चिन्ह होते हैं तो ये बेहतर रहेगा कि आप ये दर्द की गोलियां, दर्द कम करने की गोलियां बंद करें और केवल पैरासिटामोल जैसी गोलियों से काम चलाएं। दूसरी जो 2 मेन गोलियां आपको दी जाती हैं, जिसमें थोड़े लोग होंगे जो ये इंजेक्शन और गोलियां पे हैं, उसमें सल्फासैलाजिन है। वो अनेक नाम से मिलती है, जो आप दिन में 4 से 6 गोली लेते होंगे। ये गोली भी चालू रखना जरूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये गोलियों में फर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी चिन्ह हो गए कि आपको कोविड-19 बीमारी है तो ये दवाई चालू रखनी, बंद करनी, इसके लिए आपके डॉक्टर का संपर्क करना जरूरी है। तीसरी रही और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बायोलॉजिक्स बोलते हैं, और ये इंजेक्शन के मुताबिक ली जाती हैं ये दवाइयाँ। ये दवाइयों भी आज की समझ के अनुसार आपको चालू ही रखना है। जो डोज में आपके रूमेटोलॉजिस्ट बताएं आपको, वो डोज में आप चालू रखिए। इसका डोजिंग चेंज करने का टाइम कब है? जब आपको
ये बीमारी के चिन्ह अगर होते हैं तो, नहीं होते हैं तो ये चालू रखिए। ऐसी भी सोच है कि अगर आपका डिजीज बहुत अच्छा कंट्रोल है तो हम ये दवाई का डोज कम कर सकते हैं जब तक ये कोविड महामारी कम नहीं हो जाए तब तक, और उसके बाद जो डोज आपको जरूरी है वो चालू रखेंगे। मगर आज के दिन में आप कुछ मत कीजिए, वो दवाइयां चालू रखिए। अभी थोड़े समय के लिए मेरे कलीग डॉक्टर मनीष बावलिया आपसे बात करेंगे और फिर हम आपके प्रश्नोत्तर का जवाब देंगे। Yes. Thank you, Namisha ma'am. Good afternoon. Namaste all. Myself, Dr. Manish Bavalia, and I'm working in Rajkot as a rheumatologist. So, first of all, I would like to thank Antardwani, who has arranged this webinar for the awareness in the patients of ankylosing spondylitis. As Namisha ma'am has rightly said that nowadays there is a fear of a disease, what we say COVID. So COVID के बारे में लोगों को डर ज्यादा है, but what we need is इससे डरने के बजाय इससे हमें दूर रहना है, मतलब इसके हमें थोड़े precautionary measures लेने हैं. So I would start with the basics of immunity. Immunity क्या है, हमको पहले ये समझना है. In a simple words, I will explain. Suppose in a city we have a security persons around the border and inside the city. So those security persons protects that particular city. So that we call as immunity. So sometimes because of some problems, if any of the security persons starts endangering, or we can say affecting or causing problems to the city itself, that we can tell it as a autoimmunity. So similarly, in human body, we have a natural defense mechanism, that is what we call immunity. Due to some issues with our body, like sometimes, say for example, due to environmental factors, due to genetic factors, due to some infections, our normal immunity gets disturbed and it starts affecting our own body. And that is what we call autoimmunity. So most of all the diseases in rheumatology, or you can say rheumatic diseases, are because of this autoimmunity generation. Basically, when we treat rheumatic disease, we need to give such medicines which can reduce our disease. So when we use these medicines, they also sometimes alter the natural immunity. And that is why we need to be very cautious. We have this kind of pandemic of COVID. So this was the basic highlight of immunity and autoimmunity. And as Namisha ma'am had said, that when we are taking this kind of medicines, we need to be very cautious during this kind of COVID pandemic. So I think we should start with the basic questions. I mean the questions from. So we start the question session. Sure. First question ये है, does autoimmune disease mean weak immune system? Namisha ma'am. It does mean a weak immune system, or rather an altered immune system, which may or may not be able to mount a sufficient immune response to an infection which a body encounters or a person encounters. Right. Ma'am, दूसरा question है, does my disease make me immunocompromised? एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इतना इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट नहीं होता है, पर्सन इतना इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होता है। मगर अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, जैसे बायोलॉजिक्स ले रहे हैं, तो यू विल बी मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, सम इन्फेक्शंस, नॉट ऑल इन्फेक्शंस। राइट। मनीष सर, एक दूसरा क्वेश्चन है, जीन्स हैव अ रोल टू प्ले इन इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन जिसको AS है? Sorry, I didn't get a question. Does genes, genetics का कोई रोल है ankylosing spondylitis? Okay, so okay, so basically genetic problems, like for example, as I said in the previous brief, like rheumatic disease में ऐसा होता है कि whenever
in our family somebody has a rheumatic disease, for example, somebody has ankylosing spondylitis, there are chances to get ankylosing spondylitis in future with the future generation. But the genetic itself does not have any relation with the immunity. But yes, if you are having any rheumatic disease, your immunity may be altered as compared to normal person. Okay. Sir, is it possible to repeat it in Hindi? Because Sure. So genetic problems, I mean genetic factors की वजह से डिसीज होने की संभावना तो रहती है, लाइक जो हम गठिया बोलते हैं, तो वैसे ही स्पॉन्डिलाइटिस है, वो एक प्रकार की जेनेटिक फैक्टर्स के प्रॉब्लम्स के कारण हुई एक बीमारी है. बट हमारी जो इम्यूनिटी है उसको जेनेटिक फैक्टर्स के साथ कुछ ज्यादातर लेना देना नहीं होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, will my immunity be different before and after taking injections? अभी फिलहाल के सिनेरियो में या फिर रेगुलर सिनेरियो में? Okay, so injection what we call as biologics, especially in ankylosing spondylitis, तो कई सारे प्रकार के ये biologic injection आते हैं. In general, whenever we start any injection or any biologics, we discuss the pros and cons of those drugs. As we know that this biologics can alter the immunity and hence it can lead to chances of infection. कभी-कभी कई मरीजों में biologics की वजह से फ्यूचर में as compared to normal person there are chances of having tuberculosis. But so far हमारे पास अभी इतना साइंटिफिक डेटा नहीं है कि जो पेशेंट्स, जो मरीज बायोलॉजिक्स ले रहे हैं उनमें कोविड होता है इतना ज्यादा या नहीं होता है. So as of now we don't have enough evidence. तो जो भी मरीज वो अभी दवाई ले रहे हैं उनको कंटिन्यू ही करना चाहिए. और અને અત્યારે હવે આ કોરોના વાયરસ નથી, રાઈટ? સપોઝ આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ તો રૂટીન લાઈફમાં એ ઇન્જેક્શન્સ નું ઇમ્પેક્ટ હોય છે? Yes, it can reduce or it can alter our immunity. So that is why I said, એટલે જ મેં કહ્યું કે ઘણી વખત એ ઇન્જેક્શન જે બાયોલોજિક્સ શરૂ હોતા હોય છે ત્યારે એ લોકોમાં નોર્મલ માણસની કમ્પેરિઝનમાં ઇન્ફેક્શન્સ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોતા હોય છે, ખાસ કરીને ટ્યુબરક્લોસિસ. રાઈટ. નમીશા મેમ, एक दूसरा क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का क्या रोल है इम्यूनिटी में? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. हम ना तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जानते हैं ना तो होम्योपैथी जानते हैं. बस उतना ही कहते हैं पेशेंट्स को कि प्लीज मिक्सअप मत कीजिए. हमको इसका इंटरैक्शन नहीं पता है. सब पेशेंट्स कभी ना कभी तो ट्राई कर ही लेते हैं कि आयुर्वेदिक से ठीक होता है तो एलोपैथी क्यों ले, होम्योपैथी से ठीक होता है. मगर इसका क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट्स है, जैसे हम अपनी दवाइयों के लिए बोल सकते हैं वैसा हम वो दवाइयों के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि कोई जानकारी नहीं है हमें. तो उसके ऊपर एडवाइस करना भी ठीक नहीं है, मुनासिब ठीक नहीं है. मनीष सर, आप इस पे थोड़ा डिटेल. Yeah, so as ma'am said that we are rheumatologists and we have learned allopathic science and so we don't have much detail. हमें इतना मतलब जानकारी नहीं होता है आयुर्वेदा और होम्योपैथिक के बारे में कि सही में वो हमें हेल्पफुल डिसीज में कितना है. So if one wants to ask those questions, I think they need to consult one Ayurvedic or homeopathic expert. Right. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि हमारी दवाई और उनकी दवाई में इंटरेक्शन क्या है, क्योंकि हम समझते नहीं है वो दवाइयाँ. कोई स्टडीज नहीं होती है कि ये दवाइयाँ अगर हम लेते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन गोलियाँ जो लिख के लाते हैं तो हमें पता नहीं है कि वो इंटरेक्ट करेगी कि नहीं. कल जाके अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कौन सी दवाई से हुआ ये प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है. और इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्लीज मिक्स मत कीजिए. डिसाइड फॉर नाउ कि आपको हमारी दवाई चालू रखनी है. फाइनली दवाई लेना डिसीजन रहता है. पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारी समझ में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम देते हैं. अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं हमको बीमारी पता है मगर हमको कोई ट्रस्ट नहीं है आपकी दवाई पे, एलोपैथिक मेडिसिन पे ही नहीं है और हमको आयुर्वेदिक से ठीक हुआ था तो हम वो ही करेंगे, so then we explain and then we'll let them take the final decision.
Okay. Next question is, will my immunity be affected if I stop taking biologics? So I think first of all, stopping biologics or starting biologics should be a result. I mean, should be decided by a doctor and patient's communication और कैसे डिस्कशन. तो हमेशा के लिए मरीजों को अपनी दवाइयाँ शुरू रखनी है या बंद करनी है कि क्या करना है, वो हमेशा के लिए अपने रुमेटोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट या फिर उनके साथ बात करके ही आगे डिसीजन लेना चाहिए. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कभी-कभी कई सारे ऐसी चीजें होती है. फॉर एग्जांपल राइट नाउ हमें मतलब व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मतलब ये करिए, वो करिए, ये मत करिए, वो मत करिए. तो ऐसी कई सारी चीजों से जिनका इतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, पर हम उन सब बातों में आके हमारी दवाइयाँ हम बंद कर देते हैं. तो वो दवाइयाँ बंद करने से जो हमारी मेन तकलीफ होती है, फॉर एग्जांपल इन आवर एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस, तो वो तकलीफ कभी एक समय बढ़ जाती है. सो दैट कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम rather than the fear of the infection of COVID. So I think before starting or stopping or modifying the treatment, one should consult rheumatologist. एक दूसरा क्वेश्चन है, इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए पहले तो एक बैलेंस डाइट की जरूरत है कि आप अपना भोजन ठीक से लीजिए. सब्जी है, फल है, अनाज है, वो सब कुछ बराबर लीजिए, प्रोपोर्शन में लीजिए. रेगुलर एक्सरसाइज, राइट, एंड you can take vitamin supplements, मगर अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं तो आपको वो सप्लीमेंट्स की भी यूजुअली जरूरत नहीं पड़ेगी. मनीष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? So what I think is there is, I mean, ऐसा मतलब जो लोगों में सुनने को मिलता है कि मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करूं. So I think there is nothing like increased immunity. मतलब इतना हम हमारे पास ऐसा कुछ अभी ऑप्शन है ही नहीं कि ये करने से ये कोरोना नहीं होगा, ये करने से कोरोना नहीं होगा. So rather than to find out the options for increased immunity बढ़ाने के रास्ते मतलब देखने के अलावा हमें ये देखना है कि हम कैसे कोरोना से दूर रहें. सो बेटर इज टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो अभी हम आजकल टीवी में, मीडिया में सब जगह देख रहे हैं. मास्क यूज करिए, हैंड वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपनी जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन करके रखिए. जो भी है उसको भी मेंटेन करिए. कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऐसा कभी मैसेज आ जाता है कि आप गर्म पानी पिया करें. तो ऐसा हमने देखा है कि मरीज से पूरा मतलब कोई आदमी, कोई पर्सन पूरा दिन इतना ज्यादा गर्म पानी पी लेता है तो उनके मतलब स्टमक में प्रॉब्लम हो जाता है. सो डोंट रन बिहाइंड दोज थिंग्स. ऐसा मत करिए जिसका कुछ साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है. सो बेटर टू फॉलो व्हाट नमिशा मैम हैज सेड कि प्रॉपर डाइट लीजिए और एक्सरसाइज करिए. राइट. इसकी कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन है कि जो होममेड रेमेडीज है, हल्दी है, अजवाइन है, लौंग है, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है? Okay, so I think recently Ayush Ministry of India has come up with such remedies, but just before few minutes, Namisha had told that like we are rheumatologists and we are not the expert to answer precisely to this question कि मतलब हल्दी कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, वो हमें इतना अभी आइडिया नहीं है. So again, the answer will remain the same कि अगर आपको कुछ जानना है तो आप बेटर किसी आयुर्वेदा और या फिर किसी होम्योपैथ डॉक्टर्स का कंसल्ट करिए. क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप इतना मतलब ज्यादा कुछ चीज कंज्यूम कर ले कि जो बाद में आपको प्रॉब्लम कर सके. उसमें खाने में कोई फर्क करते हैं? अगर आप जैसे आप हल्दी लेते हैं रोज दूध में मिला के, या लवंग लेते हैं, या और कुछ भी लेते हैं, मेथी लेते हैं, ये सब आपको एटलीस्ट तकलीफ नहीं देगा. तो अगर आप किसी को पूछेंगे नहीं, मगर हम ये नहीं बता सकते कि आपकी इम्यूनिटी नॉर्मलाइज करेगा कि नहीं. हम इतना ही बता सकते कि आपको तकलीफ नहीं करेगा. तो आपको सूट होता है वो लेना तो आप ले सकते हैं, खुशी से लीजिए, मगर ये खाने की चीजें हैं. ये एडवाइस हम दूसरी दवाइयों के लिए नहीं देंगे. मैम, विटामिन सी और विटामिन डी हेल्पफुल है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए?
जनरली विटामिन सी और डी दोनों यूजफुल है और प्रोपोर्शन में आ ही जाते हैं हमारे जो खाने में। विटामिन डी का थोड़ा प्रॉब्लम है खाने में, विटामिन डी नहीं मिलता है हमको, जो हमारे खाने में नॉर्मल वेजिटेरियन जो खाना होता है उसमें विटामिन डी की कमी रहती है। तो उसके लिए विटामिन, एक तो विटामिन डी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है आजकल, तो उस सभी जगह पे विटामिन डी तो आ ही जाता है। हमारे यहाँ धूप इतनी होती है, थोड़ी देर के लिए धूप में घूमिए तो भी विटामिन डी अपना शरीर ही बना लेगा जितना चाहिए दिन के लिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है और हमको थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ेगा या धूप में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्किन बहुत डार्क होती है अनलाइक द वेस्टर्न पॉपुलेशन, तो वो डार्क स्किन में थोड़ा कम भी बनता है, द मेलानिन टेक्स इट अप द यूवी रेज। तो ये हमको एक धूप में जाना, फिर खाना माने एग्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में आता है मगर एडिक्वेट नहीं आता है, तो वो करना चाहिए। एंड फोर्टिफाइड फूड्स जिसमें विटामिन डी लाया गया है, ऐड किया गया है, जैसे आयोडीन ऐड करते हैं नमक में, वैसे विटामिन डी ऐड करते हैं जूसेस में करते हैं, मिल्क सीरियल्स में करते हैं, वो यहाँ इतना कॉमन नहीं है। तो विटामिन डी जैसे हम बड़े होते हैं तो इनफ कैल्शियम और इनफ विटामिन डी लेना जरूरी है। हर एक को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, मगर कैल्शियम का इंटेक अगर ठीक जाएगा और आप धूप में घूम सकते हैं तो ये दोनों को लेके आपको विटामिन डी तो मिल ही जाएगा। फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन, तो वो भी मिल जाएगा। मुझे लगता है दवाइयाँ जितनी कम लेनी पड़े उतनी आपकी सेहत ठीक है, मत लीजिए ज्यादा दवाइयाँ, इट इज वेरी बोरिंग। राइट मैम, विटामिन डी कंटिन्यूएशन में है क्वेश्चन कि बेस्ट टाइम क्या है ये विटामिन डी सन में जाके लेने का, सुबह, आफ्टरनून, स्पेसिफिक? ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसको खाने के बाद लेंगे तो उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा रहता है, तो वो खाने के बाद लेना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेज या नॉन वेज कौन सा फूड बेटर है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? कौन सा? हाँ, मनीष, गो ऑन। So actually, that answer should be again like can be perfectly answered by a nutritionist, we can say. But I think balanced diet should be the helpful. If कोई मरीज ऐसा नहीं है कि मतलब वेज हो और मतलब स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ मतलब हेल्पफुल नहीं है, सो जो नॉन वेज है वो नॉन वेज रहे, जो वेज है वो वेज रहे। टू यू, आप जो भी खाना चाहिए फ्रेश खाइए और जो अच्छा कुक हो उतना खाइए ताकि और कुछ प्रॉब्लम ना हो। राइट। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल माने रेगुलर एक्सरसाइज है, बैलेंस डाइट है, राइट, और स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये बहुत जरूरी है फॉर अ जनरल गुड बीइंग, फीलिंग गुड, वो बहुत है। तो एंजाइटी भी कम कीजिए, चिंता करने से ना कुछ रोक सकते हैं होने से, तो जितना हो सके उतना शांत रहिए, योग कीजिए, उसमें थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, तो दैट विल आल्सो हेल्प। कोई भी एक चीज हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये आपकी इम्यूनिटी नॉर्मलाइज कर सकता है, ये थोड़े एडिटिव्स हैं। एक पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा है, अब अभी आप स्ट्रेस के बारे में मैम बोल रहे थे कि मेंटल स्ट्रेस के वजह से बॉडी स्टिफ हो जाता है, तो क्या करने का उसमें? स्ट्रेस की वजह से आपको पेन्स ज्यादा महसूस हो सकते हैं, दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है, अकड़न ज्यादा महसूस हो सकती है, और कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है वो पेशेंट के डिजीज भी फ्लेयर हो सकते हैं, माने रोग बढ़ सकता है, तो पेशेंट को दर्द ज्यादा महसूस होगा, अकड़न ज्यादा महसूस होगी। तो जितना टेंशन करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, ये एक ही चीज नहीं है जिससे कि आपका आर्थराइटिस बढ़ सकता है।
तो उसके लिए भी अगर आपको दर्द कम करना है तो इनिशियली तो आपको दर्द की दवाइयां, जो दर्द एनसेड हमने बोला, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वो लेना पड़ेगा। उसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज। एंकिलोजिंग में 2 ही चीज है, एक तो दवाई खाओ, मगर जितनी दवाई इंपॉर्टेंट है उतनी कसरत इंपॉर्टेंट है। वो एक चीज बंद कर दोगे, स्पेशली एक्सरसाइज, तो आपकी स्टिफनेस तुरंत ही बढ़ जाएगी। आज नहीं बढ़ेगी तो कल, मगर पक्का बढ़ जाएगी। तो वो एक्सरसाइजेस जो आप अभी घर पे कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जा सकते हैं, ना स्विमिंग पूल चालू है, तो आप जो घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो चालू रखना जरूरी है। एक्सरसाइज की बुकलेट्स मैम हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर की है पेशेंट्स के साथ, तो वो लोग व्हाट्सएप पे से भी देख सकते हैं, और आज हम लोग वापस सर्कुलेट कर लेंगे व्हाट्सएप। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि अभी पेशेंट्स घर पे हैं, टाइम उनका अपना है, देयर इज नो टाइम लिमिट, के टाइम बाउंड नहीं है कि अभी ऑफिस जाना है, अभी ये करना है, तो ज्यादा टाइम भी निकाल सकते हैं। तो आइडियल है टू गेट इनटू एन एक्सरसाइज रूटीन, कि हम इतना एक्सरसाइज करेंगे तो हमको ठीक रहता है। तो ये एक्सरसाइज इवन आफ्टर यू गो बैक टू वर्क इन 1 month और 2 months once all this ends, तो वो एक्सरसाइज चालू रखना जरूरी है, क्योंकि वो आपके जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, एंड इट विल कीप योर जॉइंट्स। और अगर आपके जॉइंट्स ठीक रहेंगे, आपका स्पाइन ठीक रहेगा, पेन फ्री रहेगा, तो आपको पेन किलर्स नहीं लेने पड़ेगा। इवन बेटर, मोर एडवांटेज, क्योंकि पेन किलर्स इवेंचुअली तो किडनी को अफेक्ट कर सकता है, पेट को अफेक्ट कर सकता है, तो जितना कम हो सके उतना। मगर ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा है कि जितना शुरुआत में या जब भी दर्द बढ़ता है तो हमको दवाइयां लेनी ही पड़ती है दर्द कम करने की। उसके बिना नहीं चलता है कि केवल एक्सरसाइज किया, ना एक्सरसाइज कर पाएंगे, इतना स्टिफनेस हो जाएगा, तो तब लेनी पड़ती है। ध्यान वो पेशेंट्स को रखना है जिनको एडिशनल डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हैं, जिनमें किडनी का तकलीफ हो सकता है, या प्रोबेबली प्राइमरी किडनी प्रॉब्लम है, जिनमें ये दवाइयां नहीं ले सकते, तो उनको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि उनको किडनी फंक्शन करवाना है। आपके डॉक्टर के साथ बात करते रहिए, रेगुलर रिपोर्ट्स करवाते रहिए कि आप कितना पेन किलर खा सकते हैं। और मैं और एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन था पर्टिकुलर कि भाई ये स्ट्रेस की वजह से मुझे स्टिफनेस लग रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा नेगेटिव सोचने से, ज्यादा गुस्सा करने से, और या ज्यादा कुछ मतलब पूरा दिन टेंशन में रहने से हमारी बॉडी में एक टाइप का पेन शुरू होता है, मस्कुलर पेन शुरू होता है, जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। तो कभी कभी लाइक इन रिसेंट डेज अभी जो हमें काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे मरीजों के द्वारा कि उनका पेन बढ़ गया। बेसिकली द रीजन इज कि अभी जो इतना सब मतलब टीवी में सब जगह कोरोना 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 हो रहा है, तो कभी कभी मरीज डर जाते कि भाई हमारा क्या होगा, उनको क्या होगा, मेरे मतलब फ्यूचर का, मेरा फैमिली का क्या होगा। और इतना ज्यादा नेगेटिव सोचने से कभी कभी ये मसलर पेन बढ़ जाता है, तो हमें ये पता नहीं रहता है कि एंकलोजिंग का पेन बढ़ गया है या फिर कुछ और है। सो ओनली वन थिंग वन नीड टू रिमेम्बर कि आप शांत रहिए, इतना ज्यादा मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, तो आपका शरीर अपने आप ही फ्रेश रहेगा, शांत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गट से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड है? क्या बोला आपने? कैन यू रिपीट? गट से स्पॉन्डिलाइटिस का क्या रिलेशन है? मनीष, यू वांट टू टेक दिस? Okay, yes. So there are many studies, कई सारे रिसर्च के द्वारा ये मालूम हुआ है कि जो हमारे नॉर्मल गट फ्लोरा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में, तो कभी कभी उनमें कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आने के कारण या फिर कुछ गड़बड़ी होने के कारण एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट होने की संभावना रहती है। तो यस, आई वुड से यस टू द आंसर कि ऐसा रिसेंट रिसर्च में मालूम पड़ा है। तो सर उसकी क्या प्रिकॉशंस है, क्या ध्यान रखना चाहिए? As such, there are no precautions, as we know that we cannot stop any disease to occur. अगर किनको किसी पर्सन को जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, और किसी को ऐसा मतलब एनवायरमेंटल एक्सपोजर होता है, स्पेशली स्मोकिंग कुछ मतलब पर्सन करते हैं, तो उनमें ये सब चांसेस डिजीज होने के ज्यादा रहते हैं। So we don't have any measures, मतलब ऐसा कुछ अभी हमारे पास है नहीं कि जिसके उपयोग से हम ये सब बीमारियों को अटका सके या फिर रोक सके। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पेशेंट है, उनको SI जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा है फिलहाल ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, तो वो क्या करे? वो उनका पेन किलर डोज जो है, जो भी है, वो फुल डोज कर दे पहले तो। तो अगर पेन कम हो जाएगा उसके बाद जो एक्सरसाइजेज शायद छूट गई होंगी वो रेगुलरली चालू कर दे। अगर इनसे भी उनको तकलीफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर उनके रूमेटोलॉजिस्ट के साथ बात करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट को 25 इयर्स से AS है, पर लास्ट 10 इयर्स से सिचुएशन सेम है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? So I think इतने सालों से तकलीफ है तो there should be some damage, मतलब उनके जोड़ों में कुछ मतलब खराबी हो चुकी होती है। कभी-कभी जब हम बोलते हैं बैम्बू स्पाइन, तो हमारा स्पाइन एकदम फ्यूज हो चुका होता है, तो उनका शेप मतलब पूरा ऐसा बेंड हो गया होता है। तो वी हैव अ लिमिटेशन, अभी हमारे पास ये लिमिटेशन है कि जो डैमेज हो चुका है वी कैन नॉट रिवर्ट। हमारे पास ऐसी कुछ दवाइयाँ अभी नहीं है कि जो हमारे डिसीज को एकदम से रिवर्ट कर सके। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमारे रूमेटोलॉजिस्ट को रेगुलर कंसल्ट करते रहना है, और वो जो रूमेटोलॉजिस्ट हमारे जो है वो आपको जो भी गाइड कर रहे हैं मेडिसिन में, दैट इज टू प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। आपको मतलब बीमारी ज्यादा आगे ना बढ़े, वो सब मतलब क्या करना है, कैसे दवाइयाँ करनी है, वो आप फॉलो करते रहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक्सरसाइज को मत छोड़िए। दूसरा क्वेश्चन स्ट्रेस रिलेटेड ही है कि स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम इफेक्ट होती है, पर उससे क्या ऑटो इम्यून डिजीज आ सकती है बॉडी में? Well, I think okay. So due to stress, मतलब immunity can hamper, we can say, but उससे बीमारी ऑटो इम्यून डिसीज होगा या नहीं, that we can't say, because ऐसा कुछ मतलब एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ मतलब रिसर्च नहीं हुई है। So I think that should be the answer कि नेगेटिव मतलब स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से बीमारी तो नहीं होती, पर जिनकी जो बीमारी होती है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, that is for sure. ओके, भी चैट पे क्वेश्चंस पूछे हैं फिलहाल जो पेशेंट्स हमारे साथ है। बायोलॉजिक मेडिसिन अभी चल रही है, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो नहीं ले पा रहे, कॉज मिल नहीं रही है, तो और कोई पेन भी नहीं है, बट उसका इफेक्ट हो सकता है अगर इफ ही स्टॉप्स मेडिसिन, पेन बढ़ सकता है। अगर एकदम कंट्रोल में है उनका आर्थराइटिस और ये बंद किया, यूजुअली क्या करते हैं, स्पेस आउट कर देते हैं, और हर एक दवाई की कंपनी ये दवाई उनको पहुंचाने में मदद कर रही है आजकल, जो भी एरिया है पहुंचाने में मदद कर रही है। तो दे हैव टू कॉन्सल्ट या द डॉक्टर कि वो दवाई उनको मिल जाए, और डॉक्टर से बात करके ही तय करना है कि ये दवाई हम बंद कर सकते हैं या कम ले सकते हैं। डॉक्टर को पता होगा कि इनका आर्थराइटिस अगर 1 साल से जरा भी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है तो शायद 2 महीने के लिए आप बंद भी कर सकते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस कि दवाई बंद करने से ये चीज बढ़ सकती है, आपका रोग वापस आ सकता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि स्पेस आउट कर देते हैं, हर हफ्ते ले रहे हैं तो उसका हर 2 हफ्ते कर सकते हैं इफ द डिसीज इज कंट्रोल्ड, नहीं तो वी विल हैव टू ट्राई एंड गेट द मेडिसिन एंड टेक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि फीवर भी रहता है पेशेंट को, बहुत पेन भी है कांस्टेंट, एक्सरसाइज से अच्छा नहीं लगता है फिलहाल, और पेट में भी दर्द, तो क्या रीजन हो सकता है? Okay, so based on this three things, like उनको फीवर भी है, पेन भी है और दर्द भी है, I think first he or her, I mean she needs to see a nearby physician कि ये फीवर किसी और कारण के मतलब किसी और वजह से तो नहीं है, वो देखना चाहिए। और क्योंकि उनको साथ में एकदम मतलब पेट में दर्द भी है, तो सबसे पहला काम अपने नजदीकी फिजिशियन को मिलिए और वो क्या कहते हैं वो जरा उनकी राय लीजिए। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि कभी-कभी किसी एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में बीमारी बढ़ने से भी फीवर हो सकता है। So without examination,
we cannot answer so precisely, but this should be the way of further management. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को पेन और स्टिफनेस रिब्स और चेस्ट पे बहुत रहती है, तो इज इट नॉर्मल एएस में? इसमें रिब्स में पेन हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, क्योंकि चेस्ट के आगे के पोर्शन में और पीछे के पोर्शन में नियर द स्पाइन भी जॉइंट्स है जहाँ पे सूजन हो सकती है ये रोग में, तो वहां पे दर्द हो सकता है. तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर इसमें पेन रहता है तो पेन किलर का डोज पुल करके देखिए कि उससे फर्क पड़ता है कि नहीं. और मुझे लगता है कि कभी कभी ये पेन्स में कैल्शियम और विटामिन डी, स्पेशली विटामिन डी का अगर अभी नहीं लेते हैं तो उसका अगर कोर्स कर दें तो भी थोड़ा पेन में फर्क पड़ जाएगा, मगर पेन किलर बढ़ाना पड़ेगा. उसके बावजूद भी या इसके साथ इनको खांसी है, दम घुटता है, तो फिर उनके फिजिशियन को मिलना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the patient is 22 years of age, वो ASS सफर कर रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि वो एज अ पायलट का करियर परस्यू कर सकते हैं? So I think what we need in rheumatic disease is हमें इतना करना है कि जल्द से जल्द किसी भी rheumatic disease, स्पेशली वी कैन से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर उनको है तो उनका जल्द से जल्द ठीक से डायग्नोसिस हो, ठीक से उनकी ट्रीटमेंट हो और उनका डिसीज प्रोग्रेस ना करे. और जब हम उनको डिसीज मतलब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को जहाँ है वहाँ पे रोक देते हैं तो उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है, मतलब जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो आगे डैमेज नहीं होता है. So there is nothing like he or she cannot join any particular profession. One can definitely go ahead with the regular lifestyle, can definitely join the profession he or she wants, but इतना है कि हमें हमारे डिसीज को कंट्रोल रखना है और इसके लिए हमें रेगुलर रूमेटोलॉजिस्ट को मिलते रहना है. राइट. नेक्स्ट इज पेशेंट नुकोशिया 90 ले रहा है एवरी डे 2 times, तो वो किडनी एंड अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है लेटर स्टेज में? किडनी को कर सकता है, कोई भी पेन किलर किडनी को अफेक्ट कर सकता है इन द लॉन्ग रन. आपको उसके साथ आपकी ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह है तो ज्यादा चांस है कि किडनी अफेक्ट हो जाए. इसीलिए जिसमें कोमॉर्बिडिटीज है या जो पेशेंट्स को कॉक्सिया जैसी दवाइयाँ रेगुलरली लेनी पड़ती है, उनको हम बताते हैं कि रेगुलरली क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाए, यूरिन रूटीन का करवाए, ताकि हमें पता चले एट द अर्लीस्ट इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो दवाई बंद करके देखें. ये जो डोज ले रहे हैं ये डोज उनके डॉक्टर ने तय किया है तो ठीक है, वो ही डोज से शायद उनका कंट्रोल होगा. कभी कभी पेशेंट्स को सुप्रा नॉर्मल डोजेस लेने पड़ते हैं ये रोग में ना कंट्रोल होने की वजह से, नहीं तो डोज कम भी कर सकते हैं. मगर ये जो एडवाइस है उनके पर्सनल फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट, खास करके रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करके टेली कंसल्टेशन करके ही करें ताकि कोई तकलीफ बढ़ नहीं जाए. एक चीज के अपने आप दवाइयां मत लीजिए. हमने देखा है कि कई सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको शायद एक दवाई से ठीक रहता है वो खाते ही रहते हैं पूरा, मतलब 5-10 साल खाते ही रहते विदाउट डूइंग एनी टेस्ट. सो दैट इज हार्मफुल. तो वो कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है. तो ऐसा कभी मत करिए कि आप अगर ठीक है तो दवाई बस खाते रहना है, डॉक्टर को क्यों दिखाना है, वही दवाई तो लिखने वाले हैं, ऐसा मत सोचिए. सो वी आर हियर टू मॉनिटर योर डिसीज. हम यहाँ पे हम जो रूमेटोलॉजिस्ट है वो हमेशा के लिए आपका डिसीज मॉनिटर करते हैं बाय डूइंग टेस्ट, बाय एग्जामिनिंग यू. सो ऑलवेज जो पीरियोडिकली टेस्ट होते हैं वो करवा के ही अपने मेडिसिन को आगे बढ़ाइएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कौन से टाइप के फूड्स अवॉइड करने चाहिए? ये फूड का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि हर एक जो पेशेंट आता है, कोई भी आर्थराइटिस के साथ, पहले उसको जानना होता है कि कौन सा खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते. एक्सेप्ट फॉर गाउट हम बोलते हैं कि जो आपको सूट होता है वो खाइए, एंड दैट इज व्हाट आई लिव बाय. गाउट में हम डाइटरी एडवाइस डेफिनेटली देते हैं. अगर पेशेंट को इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन है, जिसको इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज होता है, तो उनको भी डाइटरी एडवाइस दी जाती है. बाकी के पेशेंट्स को जो सूट होता है वो खाए, इनफ टू रिमेन हेल्दी. राइट. और इसमें ही कंटिन्यूएशन में है
ये जिंजर है, च्यवनप्राश है, उससे इम्यूनिटी होती है? ये पता नहीं है, मगर खाना है तो खाइए खुशी से, ऐसा बोलते हैं। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल लिव बाय इट कि च्यवनप्राश से डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ती है। एंड दैट हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं जब बायोलॉजिक्स चल रही हो साथ में? क्या कर सकते हैं? बायोलॉजिक्स जब चालू हो उसके साथ ये च्यवनप्राश है, जिंजर है। खाना कुछ भी खा सकते हैं, ओके, खाना कुछ भी खा सकते हैं, राइट। एक्सेप्ट आयुर्वेदिक दवाइयाँ एंड होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो खाना खाए। अभी लॉकडाउन की वजह से मेडिसिन नहीं मिल रही है, बायोलॉजिक मेडिसिन, तो और दवाई, उसके सब्स्टिट्यूट दवाई ले सकते हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ रूमेटोलॉजिस्ट? आई वुड So I थिंक सो। so I think से बात करके ही फिर दवाई में चेंज कीजिए। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि सबको बायोलॉजिक्स जिनको नहीं मिल रहे हैं उनको पहुंचा दें, वो जहाँ पे रहते हैं या उनके नियरेस्ट केमिस्ट के पास पहुंचा दें कि उनको मिल जाए, क्योंकि कुरियर सर्विस नहीं चल रही है। अगर फिर भी नहीं पहुंचा सकते हैं तो देन दे हैव टू आस्क देयर रूमेटोलॉजिस्ट कि हम दवाई का क्या करें, डोजिंग में क्या फर्क कर सकते हैं। ऑन द टेलीफोन आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू एडवाइज कि कौन सी नई दवाई शुरू कर सकते हैं। ये जो दवाई चल रही है उसमें क्या फर्क कर सकते हैं वो एडवाइस कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 years से AS है एंड yours में tinnitus, there is something called tinnitus, तो उससे ankylosing spondylitis इफेक्ट होता है? So I think tinnitus is all alone a different subject. वो जो होता है वो कभी कभी किसी प्रॉब्लम, मतलब कान में किसी प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, कभी किसी नर्व्स के प्रॉब्लम के कारण से भी हो सकता है. So I think for tinnitus they should consult either a ENT surgeon or if required a neurophysician. बट उससे और ankylosing spondylitis का कोई रिलेशन नहीं है? No, I don't think so. There is any relation of tinnitus with ankylosing spondylitis. Okay. As of now, these are the questions. किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज चैट पे लिखिए, नहीं तो हम लोग सेशन एंड करते हैं. So I think we can summarize now. हाँ, नमीशा मैम. Thank you very much everyone for joining in, asking questions and listening to us. अगर और कोई प्रश्न है तो we'll be back. My colleagues will be back next week at the same time. तो आप वो टाइम पे भी ज्वाइन करके प्रश्न पूछ सकते हैं. It may be not directly related to the topic of that day. तो आज जो हमने बात की COVID-19, इम्यूनिटी और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, तो ये महामारी चालू है, कब तक चालू रहेगी किसी को पता नहीं है. तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है वो भी हमने बताया, जैसे हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना है, जब भी घर से बाहर निकलो तो हमारी तबीयत ठीक रखनी है कि हम घर में जो वयोवृद्ध बूढ़े लोग हैं उनको हम इन्फेक्शन न दे दे, क्योंकि उनको ज्यादा चांस है कॉम्प्लिकेशंस होने के. हमको ठीक से खाना है, न्यूट्रिशनल डाइट जिसको बोलते हैं, जिस तरह से आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है उसकी वजह से जिस तरह से खा सकते वैसे. सेहत ठीक रखनी है, खुश रहना है. लर्न टू लिव in isolation, a housebound, but try to be happy in that also, क्योंकि ये टाइम भी वापस नहीं आएगा कि इतने महीने आपको घर पे बैठने को मिले, आपके बच्चों के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ इतने टाइम मिले. आपको पानी, गर्मी बहुत बढ़ रही है, पानी ठीक से पीना है. आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी दवाइयाँ चालू रखिए जो एडवाइस की गई है. पेन किलर्स एक ही चीज है जिसमें आप अपने आप फर्क कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं. अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आता है तो आपके डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है. अगर कोविड बीमारी के कोई भी चिन्ह आते हैं, जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गला पकड़ जाना, सर्दी होना या पेट में दर्द होना, या आपको बराबर स्मेल नहीं आती, सुगंध नहीं आती या दुर्गंध नहीं आती, ये सब सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स है कोविड के, तो उसके लिए तुरंत ही आपके डॉक्टर, लोकल डॉक्टर को संपर्क कीजिए, सेंटर में जाइए और फिर उनको बताइए कि आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं. अगर कोविड पॉजिटिव है तो शायद आपकी सभी दवाइयाँ बंद करवा देंगे और आपके पेन के लिए केवल पैरासिटामोल देंगे.
वो समय के लिए। तो ये सब करना जरूरी है। आपकी इम्यूनिटी नॉर्मलाइज करने के लिए आपको जो मैंने बताया, गुड लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कसरत करना मत भूलिए एंड वी होप फॉर द बेस्ट। केवल 2 ही चीज है जो हमने नहीं बताई कि आप जो जो लोग इंजेक्शंस लेते हैं एंकिलोजिंग के लिए, जैसे TNF ब्लॉकर्स, इन्फ्लिक्सिमैब है या एडुलुमिमैब है, इटनासेप्ट है, तो वो जो इंजेक्शन ज्यादा बढ़ा सकते हैं इन द लॉन्ग रन आर समथिंग कॉल्ड टीबी बढ़ा सकते हैं। जो IL-17 स्कैफो जैसे इंजेक्शन ले रहे हैं वो फंगल इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं, और JAK2 इनहिबिटर्स जो है वो हर्पिस जोस्टर के चांसेस बढ़ा सकता है। तो इसमें कहीं पे भी कोविड नहीं आया है। हमको डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन पेशेंट्स टेकिंग दीज ड्रग्स वी आर नॉट श्योर, अभी पता नहीं है। इसकी रजिस्ट्री चल रही है, इसके ऊपर संशोधन चल रहा है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये पेशेंट्स को ज्यादा तकलीफ होती है कि नहीं। HLA-B27 जो जीन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव, ये नेचुरल इम्यूनिटी देता है आपको HIV से, हेपेटाइटिस C से और इन्फ्लुएंजा से। कोविड से देता है कि नहीं हमें पता नहीं है। ये नया रोग है आपके लिए और हमारे लिए, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है। आज ही पेपर में आया था कि कोविड में भी जोड़ों में दर्द हो सकता है, तो दैट ओपन्स अ होल पैंडोरास बॉक्स कि अगर जोड़ों में दर्द होता है मीन्स ऑल रूमेटोलॉजिस्ट विल बी वर्किंग ऑल द टाइम कि सभी जोड़ों का दर्द इज ड्यू टू कोविड, ऐसा नहीं है। तो ये तो एक ही रिपोर्ट था, एक स्निपेट था, वी डू नॉट नो वेदर, बट बाय एंड लार्ज ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को माने फेफड़े को तकलीफ देता है ये वायरस, तो उसमें जोड़ नहीं आते हैं ऐसा ही मान के चले तो अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई और प्रश्न है तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट वीक पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू अमी फॉर कंडक्टिंग दिस। वेलकम मैम। मनीष सर, So I think ma'am has covered all the things what we need to hear from her. बस ये लास्ट में एक ही चीज के कोरोना के अभी मतलब कोरोना अभी बेबी फेज में है, वी डोंट हैव मच आइडिया कि मतलब कोरोना क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो इनसे कोरोना से बच के ही रहिए, घर से बाहर ना निकले और कोरोना को बुलाने के लिए मत चाहिए। सो बी सेफ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज के व्हाट्सएप में बहुत सारे फॉरवर्ड्स बहुत सारी चीजों के आ रहे हैं, उनके मुंह में मत पड़िए बिकॉज दे डोंट हैव एनी साइंटिफिक एविडेंस। तो हमारे मतलब गुजराती में कહેવત છે કે ઉલમાંથી ચૂલમાં ના પડો, અને जो भी आप अभी नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसको यार कंटिन्यू करो। थैंक यू नमीशा मैम, थैंक यू मनीष सर सो मच सेशन कंडक्ट करने के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स जो ज्वाइन हुए हमारे साथ। हम लोग एक फीडबैक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे ये सेशन के लिए, तो प्लीज आप फिल करके भेजिए हमको, तो हमको आइडिया आएगा कि और क्या इम्प्रूव करना है और क्या ऐड करना है। अभी नेक्स्ट सेशन हमारा 2 मई को है। 2 मई इज वर्ल्ड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे। तो हम लोग ने योगा का सेशन रखा है पेशेंट्स के लिए, और मेडिसिन एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में डॉक्टर शबीर चिकानी और डॉक्टर रीना शर्मा हम लोग को और गाइड करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ ज्वाइन कीजिए 2 मई को। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। बाय मैम। बाय सर। Bye.